नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया पर और आपके साथ मैं हूं आंचल कादियान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। ईडी पर हमले को लेकर बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीजेपी ने टीएमसी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल जिस तरीके से ईडी पर हमले किए जाते हैं उसे लेकर के बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस और बीजेपी ने टीएमसी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। टीएमसी के गुंडों ने ईडी पर हमला किया, बीजेपी की तरफ से कहा गया। इसी के साथ बीजेपी ने यह भी कहा है कि रोहिंग्या अवैध घुसपैठियों ने ये हमला किया है। ममता राज में बंगाल में जंगल राज, ईडी की टीम पर हमला चिंताजनक है, बीजेपी की तरफ से कहा गया है। और साथ ही जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में यह हमला हुआ है तो ममता बनर्जी पर भी वार करते हुए बीजेपी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में ममता का राज है, इसीलिए बंगाल में जंगल राज। ईडी की टीम पर हमला चिंताजनक, कानून व्यवस्था ध्वस्त, ममता बनर्जी मस्त। ममता जिम्मेदारी लेने से क्यों घबरा रही है? बीजेपी ने यह भी सवाल पूछा है कि आखिरकार जिस तरीके से ईडी पर हमला हुआ है ऐसे में ममता बनर्जी जो है वो जिम्मेदारी लेने में क्यों घबरा रही है? ममता को कुर्सी पर रहने का हक नहीं है, ईमानदार अफसरों पर हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, ममता बनर्जी पर तमाम सारे सवाल खड़े किए। एक अहम बिंदु पे की जा रही है, जैसा सभी न्यूज चैनल्स में दिखाया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में जो ईडी के अफसर गए थे जांच करने, उन पर जानलेवा हमला टीएमसी के गुंडों ने, और जो बताया जा रहा है कि रोहिंग्या अवैध घुसपैठिए इन्होंने किया है। ये शर्मनाक तो है ही कि बंगाल ममता बनर्जी के नाक के नीचे जंगल राज का पर्याय बन चुका है, लेकिन ये चिंताजनक भी है किस तरह से कानून व्यवस्था ध्वस्त है, ममता बनर्जी मस्त है। कानून व्यवस्था ध्वस्त है, ममता बनर्जी मस्त है। यह इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जब एक मुख्यमंत्री संविधान की शपथ लेता है तो वो ये शपथ लेता है कि मैं संविधान का पालन करके संविधान की रक्षा करूंगा। ममता बनर्जी ने भी भारत के संविधान की ही शपथ ली है, और जब कानून का पालन करते हुए जो घोटाले पश्चिम बंगाल में हुए हैं, जिनको रोकने का दायित्व ममता बनर्जी का था, उसकी जांच करने के लिए ईडी के अधिकारी जाते हैं तो उन पे जानलेवा हमला होता है। और बताया जा रहा है कि 2 से 3 ईडी के अधिकारी हैं जो चोटिल हैं, जिनको गंभीर चोटें लगी हैं और अस्पताल गए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आनंद कुमार जुड़ चुके हैं। आनंद, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए, पहले पश्चिम बंगाल में ईडी के अधिकारियों पर हमला होता है, उसके बाद बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ममता बनर्जी पर सीधा सीधा हमला बोला जाता है। नहीं था कि आप ईडी के अधिकारियों पर हमला कर रहे हैं, तो वो सीधा हमला भारत के लोकतंत्र पे है, जिसकी शपथ खुद टीएमसी की मुख्यमंत्री या कहे बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उठाया था। और उन अधिकारी जब वो जांच करने जा रहे थे उसी दौरान आप समझिए, अगर उन ईडी के अधिकारियों पर हमला होता तो कहीं ना कहीं वो लोकतंत्र के ऊपर हमला है। वो उस ढांचे के ऊपर है जो हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती पाते हैं, उसमें भारत इंडिया डेमोक्रेसी ऑफ मदर कहा जाता है। अगर उसके ऊपर हमला होता तो कहीं ना कहीं एक सवाल निशान प्रशासन पे भी लगता है और उन लोगों पे भी लगता है, उनकी कार्यशैली पे लगता है। इसके बाद से ही बीजेपी जैसे वीडियो सामने आए थे, उसके बाद से कहीं ना कहीं इस हमले को अब देखे तो पूरी तरह से मुखर के तौर पर सामने देखी गई। लगातार बीजेपी के खुद प्रदेश अध्यक्ष ने लेटर लिखा है गृह मंत्री अमित शाह को, उन्होंने बताया है कि जो हालात इस वक्त बंगाल में है वो बेहद चिंताजनक है। उसके बाद से खुद बीजेपी के प्रवक्ता ने खुद कॉन्फ्रेंस की, जहां उन्होंने बताया तमाम चीजों को लेकर कि कैसे तमाम ढांचा जो कि भारत की पहचान है, डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है, और लगातार उसको कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर को
जो ठोकरें मारी जा रही है, ताना बाना को तोड़ा जा रहा हो। यही घटना लगातार अगर आप देखिए कई जगह ऐसे हुई है, बंगाल कोई पहली बात नहीं है। लगातार आप देखिए कई ऐसी वारदातें हुई जहां सेंट्रल गवर्नमेंट को खुद आलम ये उठाना पड़ा कि कोशिश बंगाल में भेजनी पड़ रही है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि जब सेंटर को खुद ही लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बंगाल में एतबार नहीं है, जिसके चलते उनको पैरामिलिट्री भेजनी पड़ रही है, तो उसके बाद कहीं ना कहीं ये मुद्दा बड़ा होता है, क्योंकि लोकतंत्र पे कहीं ना कहीं सवाल इंसान उठाता है। बिल्कुल आनंद, मुद्दा भी बहुत ही ज्यादा बड़ा है और जिस तरीके से बीजेपी की तरफ से टीएमसी पर गंभीर आरोप लगाए गए, इन आरोपों के बाद क्या टीएमसी की तरफ से कोई पलटवार सामने आया, कोई बयान सामने आया, क्या कुछ कहना है टीएमसी का, या फिर टीएमसी अभी भी चुप्पी साधे बैठी हुई है? अगर बात की जाए टीएमसी जो वहां पे राज्य सरकार चला रही है वो टीएमसी की है, तो कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी तमाम प्रशासन की थी, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म की तमाम चीजें हैं, अधिकारी बैठे होते हैं, एसएसपी से लेकर तमाम सीएम, वो सारे टीएमसी के अगर अधिकारी की बात की जाए उनके हाथों में जिम्मेदारी होती है लॉ एंड ऑर्डर की, जिससे हमारा देश, हमारा तहसील से लेकर पूरा देश चलता है। लेकिन अगर उसके ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला होता है, पैरामिलिट्री फोर्सेज के बाद भी उसमें जवान भी घायल हुए, तो कहीं ना कहीं वो तमाम ताने बाने पर हमला होता है। उसके बाद बीजेपी तो अग्रेसिव है, लेकिन टीएमसी की अगर बात की जाए तो वो इस मामले में जांच को लेकर आगे बढ़ चुकी है कि हम आप जांच कर रहे हैं, जिसके ऊपर भी आरोप है आगे जांच की जाएगी, और जिसके ऊपर भी विजुअल देखिए, विजुअल जो सामने आया उसके बाद आगे जो बात हुई हमारे अधिकारी को, उन्होंने कहा कि हमने टीमें बना दी गई हैं, आगे तभी दी जा रही है और जैसे होगा आगे गिरफ्तार की जाएगी। चलिए ठीक है आनंद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। एनसीपी नेता जितेंद्र आह्वाड की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। जितेंद्र आह्वाड के खिलाफ पुणे में केस दर्ज हुआ है। दरअसल आपको बता दें कि जितेंद्र की तरफ से बीते दिन बयान दिया गया था भगवान राम को लेकर, जिसके बाद एनसीपी नेता जितेंद्र की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब जितेंद्र के खिलाफ पुणे में केस दर्ज हो गया है। भगवान राम पर आह्वाड ने शर्मनाक बयान दिया था, जिसके बाद सियासत तेज हो गई थी और अब पुणे में केस दर्ज किया गया है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के लिए नामांकित किए जाने के बाद दिल्ली महिला आयोग प्रमुख स्वाति मालीवाल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। बता दें कि स्वाति मालीवाल को साल 2015 में डीसीडब्ल्यू के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्होंने एसिड हमलों, यौन उत्पीड़न और दिल्ली में महिला सुरक्षा जैसे मुद्दों पर समाधान के लिए पहल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। गौरतलब है कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल को राज्यसभा के लिए अपना उम्मीदवार नामित किया है, जबकि संजय सिंह और एनडी गुप्ता को दूसरे कार्यकाल के लिए फिर से नामांकित किया गया है। स्वाति मालीवाल को राज्यसभा में सुशील कुमार गुप्ता की जगह रिप्लेस किया गया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। भागलपुर के डॉक्टर सीवी रमन विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रगान और दीप प्रज्वलन के साथ हुई है। इस कॉन्फ्रेंस का विषय इमर्जिंग ट्रेंड्स इन ह्यूमैनिटीज, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट और मॉडल एग्जीबिशन रखा गया और इसे 2 सत्र में संचालित किया गया है। पहला सत्र मुख्य अतिथि और वक्ताओं के नाम रहा, तो वहीं पर अगर दूसरे सत्र की बात की जाए तो दूसरे सत्र में शोधार्थियों द्वारा शोध किए गए कार्यों को पीपीटी के माध्यम से बताया गया है। तो देखिए 2 दिवसीय ये सत्र रहा है। पहले सत्र में जो है वो वक्ताओं के नाम रहा है और दूसरे सत्र की बात करें तो दूसरे सत्र में भी कई चीज़ों को लेकर के चर्चा की गई है। तो वही अगर बात की जाए तो जो ये 2 दिनों का सत्र है ये बेहद ही महत्वपूर्ण सत्र रहा है और इसकी शुरुआत हो चुकी है। शुरुआत की बात की जाए तो इसकी शुरुआत राष्ट्रगान के साथ हुई है और राष्ट्रगान के साथ साथ दीप प्रज्वलन के साथ हुई है। तो वहीं पर खबरों में आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अयोध्या हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने और इसका नाम महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या धाम रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में ये निर्णय लिया गया है। मंत्रिमंडल ने माना है कि अयोध्या की आर्थिक क्षमता और वैश्विक तीर्थ स्थल के रूप में इसके महत्व को समझने, विदेशी तीर्थ यात्रियों और पर्यटकों के लिए दरवाजे खोलने के लिए अयोध्या हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा देना उचित है। तो उधर बाबरी मस्जिद के पक्षकार रहे इकबाल अंसारी को भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के लिए ट्रस्ट की तरफ से न्योता मिला है। न्योता मिलने के बाद इकबाल अंसारी ने न्यूज इंडिया से खास बातचीत किया। न्यूज इंडिया से खास बातचीत में इकबाल अंसारी ने क्या कुछ कहा है ये आपको सुनवाते हैं।
प्रतिष्ठा की शुभ घड़ी अब नज़दीक है। 22 जनवरी को रामलला अपने नवनिर्मित भवन में आने वाले हैं। हमारे साथ बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी जी हैं। आज इनको भी निमंत्रण प्राप्त हुआ है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से इन्हें भी आमंत्रित किया गया है। इकबाल जी, राम आएंगे और आपको भी बुलाया है, कैसा महसूस हो रहा है? देखिए, ये अयोध्या नगरी है, ये अयोध्या धर्म की नगरी है। सबका सम्मान है, सबका आशीर्वाद है। अयोध्या ऐसी धरती है जो है गंगा जमुनी तहजीब की मानी जाती है। आज हमको भी निमंत्रण मिला है, हम भी जाएंगे। हमें इस बात की खुशी है कि हाँ, अयोध्या में हमारे धार्मिक कार्यक्रम हो रहा है। भगवान स्वयं रामलला विराजमान होने जा रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा की मूर्ति जो है पूजा होने जा रही है। देश विदेश से लोग आए हुए हैं। सबका साथ होगा, सबका विकास होगा, सबके लिए जो है आशीर्वाद होगा। हम भी मौजूद हैं। कौन लोग आए थे और उन्होंने कार्ड के साथ और क्या दिया, क्या कहा आपसे? देखिए, ट्रस्ट के लोग आए थे, उन्होंने हमको कार्ड दिया और हमारा बोला हुआ है, हम भी जाएंगे। अच्छत भी मिला आपको? ये तो हमें कार्ड ही मिला है। तो आपने एक लंबी लड़ाई बाबरी के पक्ष में लड़ी, राम मंदिर के विरोध में लड़ा, लेकिन जब राम मंदिर का फैसला आया तब आपने देश भर के मुसलमानों से अपील की, शांति की अपील की। प्रधानमंत्री जब अयोध्या आए तब आपने उन पर पुष्प वर्षा भी की। अब आपको ये निमंत्रण कार्ड प्राप्त हो गया है, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये निमंत्रण कार्ड हमको मिला है। हमारे देश के प्रधानमंत्री भी आए थे, हमने उनका स्वागत भी किया। हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, आए हुए सारे मेहमानों का स्वागत भी है। ये अयोध्या है, ये अयोध्या धर्म की नगरी है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोगों की ये नगरी है। सबका सम्मान है, सबके साथ जो है यहाँ विश्वास भी है कि जो है ये हमारा देश जो है ये सभी को लेकर चलता है। आज अयोध्या में धार्मिक कार्यक्रम होने जा रहा है। देश विदेश के लोग मेहमान आ रहे हैं। स्वयं प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, योगी जी आ रहे हैं और मूर्ति पूजा भी होने जा रही है। हमको भी बुलाया गया, हम भी इस बात से खुश हैं। कुछ लोग हैं जो सोशल मीडिया पर तरह तरह के पोस्ट करते रहते हैं, धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश करते हैं, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हम तो लोगों को यही सलाह देते हैं कि किसी भी धर्म की बुराई नहीं होना चाहिए, किसी के धर्म के बारे में टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। इसके लिए हमारा धर्म स्वयं मना करता है। जो धार्मिक हैं वो इसको मानते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी मानसिकता अच्छी नहीं है, वो जो है दूसरे धर्मों का विरोध करते हैं। उनको करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि धर्म स्वयं मना करता है। जी, ये आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इकबाल अंसारी जी को ये दिया गया है निमंत्रण कार्ड। बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार रहे हैं इकबाल जी, और इनका यही कहना है कि सभी सौहार्द से रहें। इन्हीं की अपील पर जब राम मंदिर के पक्ष में फैसला आया तो पूरे विश्व में इन्होंने शांति की अपील की थी मुसलमानों से। जब प्रधानमंत्री अयोध्या आए थे तो उन पर पुष्प वर्षा भी की थी। न्यूज़ इंडिया के लिए अंशुमान तिवारी, अयोध्या। खबरों में आगे बढ़ते हैं। 22 जनवरी को भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, जिसको लेकर के तैयारियां जोरों पर है। भगवान राम के जलाभिषेक के लिए यहां अलग अलग जगहों से शुद्ध जल पहुंचाए जा रहे हैं। तो वहीं पर नेपाल के जनकपुर से अयोध्या के लिए जनकपुर वासी सनेश को लेकर के भी निकल पड़े हैं। ये सनेश भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा में भेजा गया है, जिसमें चांदी के खड़ाऊ, ग्लास, कटोरी, फल, फूल और बहुत सारे सामान शामिल है। आपको ये भी बता दें कि दूल्हे के ससुराल से जो सामान भेजी जाती है उसे सनेश कहते हैं। और खबरों में आगे बढ़ते इस बीच आ रही राजस्थान से बड़ी खबर आपको बता दें। राजस्थान में मंत्रियों के विभाग का बंटवारा, सीएम भजनलाल को 8 विभाग मिले हैं। राजस्थान से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजस्थान में मंत्रियों के विभाग का बंटवारा, सीएम भजनलाल शर्मा को 8 विभाग मिले। सीएम को गृह और आबकारी विभाग की जिम्मेदारी, डिप्टी सीएम दिया कुमारी को मिले 6 विभाग। तो वहीं डिप्टी सीएम प्रेमचंद के पास 4 मंत्रालय, राज्यवर्धन राठौड़ को खेल वाणिज्यिक विभाग, गजेंद्र सिंह को मिला चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग। तो सीएम भजनलाल शर्मा को 8 विभाग की जिम्मेदारी मिली है और डिप्टी सीएम दिया कुमारी को 6 विभाग। तो वहीं डिप्टी सीएम प्रेमचंद को 4 विभाग।
दुनिया के पर्यटन मानचित्र पर उत्तर प्रदेश साल दर साल नए रिकॉर्ड के साथ अपनी मजबूत स्थिति दर्ज कर रहा है। 2022 में यूपी आने वाले पर्यटकों की संख्या जहां 31.85 करोड़ थी, तो वहीं पर 2023 की शुरुआत में 9 महीने में ही 32 करोड़ से अधिक पर्यटकों ने यूपी को एक्सप्लोर किया है। इसमें बड़ी संख्या विदेशी पर्यटकों की भी है। तो वहीं पर प्रदेश में सर्वाधिक पर्यटकों ने काशी का रुख किया है, जबकि प्रयागराज और अयोध्या आने वाले सैलानियों की संख्या भी करोड़ों में रही है। 9 महीने में काशी पहुंचे 8.42 करोड़ सैलानी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सेना के मध्य कमान में आयोजित 3 दिवसीय नो योर आर्मी फेस्टिवल का शुभारंभ किया है। मुख्यमंत्री ने रंग बिरंगे गुब्बारे आसमान में उड़ाकर फेस्टिवल का औपचारिक उद्घाटन किया है। इस दौरान सिख रेजिमेंट के जवानों ने साहसिक पंजाबी धुनों पर अपने पारंपरिक शौर्यकाल का शानदार प्रदर्शन किया। इस अवसर पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने सेना के अधिकारियों से विभिन्न हथियारों और सैन्य सामानों के बारे में भी जानकारी ली है। खबर यूपी के मेरठ से है, जहां एसडीएम ऑफिस के बाहर किसान जगवीर ने खुद को आग के हवाले कर दिया है। किसानों का आरोप यह है कि वन विभाग ने उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया है। कई महीनों से किसान अफसरों में मदद की गुहार भी लगा रहा है, लेकिन किसी भी अफसर ने किसान की फरियाद को नहीं सुना है, जिससे आहत होकर किसान ने इतना बड़ा फैसला उठाया और खुदकुशी करने की कोशिश की है। आग से उसकी हालत गंभीर हो गई है। गंभीर हालत में किसान को अस्पताल भेज दिया गया है। शाहजहांपुर के ददरोला विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक मानवेंद्र सिंह का निधन हो गया है। 70 साल के मानवेंद्र सिंह लंबे समय से लीवर रोग से पीड़ित थे और दिल्ली के एक अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया। उनके निधन की खबर मिलते ही उनके समर्थकों और बीजेपी में शोक की लहर दौड़ पड़ी। विधायक के निधन की खबर के बाद कोठी पर लोगों का पहुंचना शुरू हो गया। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात कानपुर की कर लेते हैं। कानपुर में मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है। अब मौसम में ठंड के साथ ही बारिश का कहर भी लोगों को झेलना पड़ सकता है। हालांकि 2 दिन पहले भी कानपुर में झमाझम बारिश हुई थी। फिलहाल मौसम की मार गरीबों और असहाय लोगों को झेलनी पड़ रही है और ठंड से अब तक शहर में कई लोगों की जान भी जा चुकी है। तो ठंड से कई लोगों की जान चली गई है। कानपुर में जिस तरीके से घने कोहरे और सर्द लहर का असर देखने को मिल रहा था, तो वहीं पर अब बारिश की मार भी लोगों को झेलनी पड़ रही है। और फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।